कैंसर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डरावनी बीमारी लग सकती है, लेकिन इसे समझना ही इसका सामना करने की तरफ पहला कदम है। सबसे आसान शब्दों में, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हमारे अपने शरीर के अंदर, स्पेशली कर हमारी कोशिकाओं के भीतर शुरू होती है। आप अपने शरीर को अरबों छोटी छोटी बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं, से बना एक बड़ा शहर समझो। नॉर्मली ये कोशिकाएं बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और कंट्रोल्ड तरीके से बढ़ती और डिवाइड होती हैं। इसी तरह हमारा शरीर बढ़ता है, छोटों से ठीक होता है और पुरानी कोशिकाओं की जगह नई कोशिकाएं बनती हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर दिन हर सेकंड होता है, जो हमें हेल्दी और सही ढंग से काम करने में मदद करता है। ये सटीक सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि सब कुछ सही ढंग से चले, मानो एक वेल रिहर्स्ड ऑर्केस्ट्रा हो जहां हर म्यूजिशियन जानता है कि कब अपना पार्ट प्ले करना है। रीसेंट आंकी कैंसर तब शुरू होता है जब यह ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस गड़बड़ हो जाता है। ये तब होता है जब कुछ कोशिकाएं बिना किसी कंट्रोल के बढ़ने और डिवाइड होने लगती हैं। एक कार की कल्पना करो जिसका एक्सीलरेटर पैडल अटक गया हो। वह बस ब्रिस्की से चलती रहती है, रुक नहीं पाती। ये एबनॉर्मल कोशिकाएं नहीं जानती कि कब रुकना है, और वे तब नहीं मरती जब उन्हें मरना चाहिए। वे बस अपनी और ज़्यादा कॉपीज बनाती रहती हैं, जिससे टिश्यू का एक मास बन जाता है। एबनॉर्मल कोशिकाओं के इस मास को हम ट्यूमर कहते हैं। सभी ट्यूमर कैंसर वाले नहीं होते, कुछ बिनाइन होते हैं, मतलब वे फैलते नहीं हैं। लेकिन जब वे कैंसर वाले या मैलिग्नेंट होते हैं तो वे शरीर के अंदर गंभीर समस्याएं पैदा कर सकते हैं। कैंसर का डेवलपमेंट एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। यह रातों रात नहीं होता। ये एक सिंगल कोशिका से शुरू होता है जिसमें उसके डीएनए में कोई चेंज या म्यूटेशन होता है। डीएनए सेल के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह होता है जो उसे बताता है कि कैसे बिहेव करना है। जब यह मैनुअल डैमेज हो जाता है तो सेल नियमों को इग्नोर करना शुरू कर सकता है। यह अनकंट्रोलेबल तरीके से डिवाइड होना शुरू कर सकता है और खुद को रिपेयर करने में फेल हो सकता है। समय के साथ जैसे जैसे ये बदमाश कोशिकाएं बढ़ती जाती हैं, वे एक ट्यूमर बना सकती हैं। यह ट्यूमर बड़ा हो सकता है और आसपास के अंगों और टिश्यूज पर दबाव डालना शुरू कर सकता है, जिससे शरीर के नॉर्मल फंक्शंस में दिक्कत आ सकती है और कई तरह की हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं, जिन्हें मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है। कभी कभी ये कैंसर वाली कोशिकाएं कुछ और भी डेंजर्स कर सकती हैं। वे फैल सकती हैं। इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहते हैं। ओरिजिनल ट्यूमर से कोशिकाएं टूटकर अलग हो सकती हैं, ब्लड स्ट्रीम या लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए ट्रेवल कर सकती है और शरीर के दूसरे हिस्सों में नए ट्यूमर बनाना शुरू कर सकती है। उदाहरण के लिए, कैंसर जो फेफड़ों में शुरू होता है, वह दिमाग या लिवर तक फैल सकता है। यही बात कैंसर को ट्रीट करना इतना चैलेंजिंग बनाती है। ये सिर्फ एक जगह की एक प्रॉब्लम नहीं है। यह एक व्यापक समस्या बन सकती है जो कई अंगों को प्रभावित करती है, जिससे मरीजों और उनके डॉक्टर्स दोनों के लिए इससे लड़ने की जंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। यह सोचना नेचुरल है कि कैंसर क्यों होता है, लेकिन इसका कोई एक सिंपल जवाब नहीं है। कैंसर एक कॉम्प्लेक्स बीमारी है जिसके कई अलग अलग संभावित कारण हैं, जिन्हें अक्सर रिस्क फैक्टर्स कहा जाता है। इनमें से कुछ फैक्टर्स हमारी जेनेटिक्स से रिलेटेड हैं। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति अपने पेरेंट्स से एक स्पेसिफिक जीन म्यूटेशन इनहेरिट कर सकता है, जो उसे कुछ खास तरह के कैंसर डेवलप करने के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल बनाता है। रीसेंट आंकी यह याद रखना ज़रूरी है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होने का मतलब यह नहीं है कि आपको डेफिनेटली कैंसर होगा। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आपका रिस्क एवरेज से ज़्यादा है, जिससे अवेयरनेस और प्रोएक्टिव हेल्थ मॉनिटरिंग आपकी वेलबींग के लिए और भी ज़रूरी हो जाती है। कई सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर्स हमारी लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए, किसी भी रूप में तंबाकू का उपयोग करना, चाहे सिगरेट पीना हो या इसे चबाना, दुनिया भर में कैंसर के सबसे बड़े और सबसे रोके जा सकने वाले कारणों में से एक है। यह फेफड़ों, मुंह, गले और कई अन्य अंगों के कैंसर से स्ट्रांगली लिंक्ड है। इसी तरह हम क्या खाते हैं और हम कितने एक्टिव हैं, यह भी एक सिग्निफिकेंट रोल निभाता है। एक डाइट जिसमें प्रोसेस्ड फूड्स ज़्यादा हों
और फल और सब्जियां कम हो, कैंसर का रिस्क बढ़ा सकती है। ज़्यादा शराब का सेवन और सूरज की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों के लंबे समय तक बिना प्रोटेक्शन के संपर्क में रहना भी इस बीमारी के वेल नॉन कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। इंडिविजुअल आदतों के अलावा हमारा एनवायरनमेंट हमें कार्सिनोजेन के संपर्क में भी ला सकता है, जो ऐसे पदार्थ हैं जो कैंसर का कारण बन सकते हैं। इनमें वर्कप्लेस में कुछ केमिकल्स शामिल हो सकते हैं, जैसे एस्बेस्टस या हवा में प्रदूषक जो हम सांस लेते हैं और पानी जो हम पीते हैं। यहाँ तक कि कुछ वायरस और इन्फेक्शंस भी स्पेसिफिक कैंसर डेवलप करने का रिस्क बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सर्वाइकल कैंसर का एक बड़ा कारण है और हेपेटाइटिस बी और सी वायरस लिवर कैंसर का कारण बन सकते हैं। इन एक्सटर्नल रिस्क फैक्टर्स को समझना हमें ज़्यादा कॉशियस होने और हमारे समुदाय में सभी के लिए सुरक्षित रहने और काम करने के एनवायरनमेंट की वकालत करने के लिए एम्पावर करता है। कैंसर के शुरुआती चेतावनी साइंसों के बारे में अवेयर रहना परिणामों में बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। रिसेंटा की ये लक्षण कई अन्य कम गंभीर स्थितियों के कारण भी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा डॉक्टर से चेक करवाना सबसे अच्छा होता है। कुछ कॉमन संकेत जिन पर ध्यान देना चाहिए, उनमें शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ या मोटा होना, एक ऐसा सोर जो ठीक न हो, या लगातार खांसी या आवाज़ में चेंज शामिल है। अन्य संभावित चेतावनियां हैं बिना किसी कारण के वजन कम होना, आंत्र या मूत्राशय की आदतों में चेंज, असामान्य ब्लीडिंग या डिस्चार्ज और एक तिल के आकार या रंग में बदलाव। अपने शरीर पर ध्यान देना और यह देखना कि आपके लिए क्या नॉर्मल है, स्वस्थ रहने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब किसी को कैंसर डायग्नोज होता है तो उनकी मेडिकल टीम उनके लिए स्पेशली एक ट्रीटमेंट प्लान बनाएगी। कोई एक साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं होता। चुने गए ट्रीटमेंट का प्रकार कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें कैंसर का प्रकार, उसकी स्टेज, वह कितना एडवांस्ड है और पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ शामिल है। सबसे पुराने और सबसे कॉमन ट्रीटमेंट्स में से एक सर्जरी है। सर्जरी का गोल शरीर से कैंसर वाले ट्यूमर को फिजिकली हटाना है। उन कैंसर के लिए जो जल्दी मिल जाते हैं और फैले नहीं होते हैं, कभी कभी सिर्फ सर्जरी ही बीमारी को ठीक करने के लिए काफ़ी हो सकती है। यह प्रॉब्लम के प्राइमरी सोर्स को खत्म करने का एक डायरेक्ट और इफेक्टिव तरीका है। कैंसर ट्रीटमेंट का एक और कॉर्नरस्टोन रेडिएशन थेरेपी है। यह मेथड हाई एनर्जी रेस का उपयोग करता है, जो एक्सरे के समान होती है, कैंसर सेल्स को टारगेट और डिस्ट्रॉय करने के लिए, जबकि आसपास के हेल्दी टिश्यू को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाता है। यह कैंसर सेल्स के डीएनए को डैमेज करके काम करता है ताकि वे अब डिवाइड और ग्रो न कर सकें। रेडिएशन को शरीर के बाहर एक मशीन से या शरीर के अंदर कैंसर सेल्स के पास रखे रेडियो एक्टिव मटेरियल से दिया जा सकता है। इसे अक्सर अन्य ट्रीटमेंट्स जैसे सर्जरी या कीमोथेरेपी के साथ कॉम्बिनेशन में उपयोग किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी कैंसर वाली सेल्स खत्म हो जाएं और कैंसर के वापस आने की संभावना कम हो। कीमोथेरेपी एक ट्रीटमेंट है जो कैंसर सेल्स को मारने के लिए पावरफुल ड्रग्स का उपयोग करता है। ये ड्रग्स अक्सर आईवी के जरिए दिए जाते हैं, इसीलिए वे पूरे शरीर में ट्रेवल करते हैं। यह कीमोथेरेपी को कैंसर के इलाज के लिए खास तौर पर उपयोगी बनाता है, जो शरीर के अलग अलग हिस्सों में फैल गया है या मेटास्टेसाइज्ड हो गया है। क्योंकि ये ड्रग्स ब्रिस्की से डिवाइड होने वाली सेल्स को टारगेट करते हैं, दुर्भाग्य से वे कुछ हेल्दी सेल्स को भी प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि बालों के फॉलिकल्स और डाइजेस्टिव सिस्टम में। यही कारण है कि बालों का झड़ना और मतली जैसे कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं। डॉक्टर्स इन साइड इफेक्ट्स को मैनेज करने और ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट्स को अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बनाए रखने में मदद करने के लिए बहुत सावधानी से काम करते हैं। हाल के सालों में हमने ज़्यादा टारगेटेड ट्रीटमेंट्स में एक्साइटिंग एडवांसेस देखे हैं। कीमोथेरेपी के उलट, जो सभी ब्रिस्की से बढ़ने वाली सेल्स को प्रभावित करती है, टारगेटेड थेरेपी ऐसी ड्रग्स का उपयोग करती है जो कैंसर सेल्स में स्पेसिफिक लेसजोरियों पर हमला करने के लिए डिज़ाइन की गई है। एक और रिवोल्यूशनरी अप्रोच इम्यूनोथेरेपी है, जो कैंसर को खोजने और उससे लड़ने के लिए पेशेंट के अपने इम्यून सिस्टम की शक्ति का उपयोग करती है।
ये नई थेरेपी अक्सर ज़्यादा सटीक होती हैं और ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स की तुलना में कम साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। वे एक बड़ी छलांग है, पेशेंट्स के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव और पर्सनलाइज्ड ऑप्शंस प्रदान करती हैं और इस चैलेंजिंग बीमारी के खिलाफ लड़ाई में नई उम्मीद लाती है। रिसेंटा की हमने कैंसर के इलाज में अविश्वसनीय प्रगति की है, लेकिन इस बीमारी के खिलाफ रोकथाम हमारा सबसे पावरशाली हथियार बनी हुई है। अच्छी खबर यह है कि कई कैंसर लाइफस्टाइल चॉइसेस से जुड़े हैं, जिसका मतलब है कि हमारे रिस्क पर हमारा काफ़ी कंट्रोल है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक जो आप कर सकते हैं वह है हेल्दी आदतें अपनाना। ये इस बात से शुरू होता है कि आप अपने शरीर में क्या डालते हैं। फल, सब्जियां, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन से भरपूर संतुलित आहार लेना आपके शरीर को मजबूत और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। साथ ही प्रोसेस्ड मीट, शुगर वाले ड्रिंक्स और अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन कम करना बुद्धिमानी है। नियमित फिजिकल एक्टिविटी कैंसर की रोकथाम का एक और महत्वपूर्ण घटक है। आपको मैराथन रनर बनने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि मॉडरेट एक्सरसाइज जैसे हफ्ते के मोरांश दिनों में 30 मिनट के लिए तेज चलना भी बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। एक्सरसाइज आपको स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद करती है, जो महत्वपूर्ण है क्योंकि थिकनिंग कई प्रकार के कैंसर के लिए एक प्रमुख रिस्क फैक्टर है। एक्टिव रहना आपकी इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है, जो बीमारियों, जिसमें कैंसर भी शामिल है, के खिलाफ आपके शरीर की नेचुरल सुरक्षा है। यह लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स के लिए मूवमेंट को अपनी डेली रूटीन का एक कंसिस्टेंट और आनंददायक हिस्सा बनाने के बारे में है। खुद को झात कार्सिनोजेन से बचाना भी ज़रूरी है। यदि आप स्मोक करते हैं तो छोड़ना आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा निर्णय है जो आप ले सकते हैं। सेकेंड हैंड स्मोक से भी बचें। जब आप धूप में हों तो अपनी त्वचा को सनस्क्रीन, टोपी और प्रोटेक्टिव कपड़ों से बचाएं ताकि हानिकारक यूवी रेडिएशन के संपर्क में लेसी आए। कैंसर पैदा करने वाले वायरस जैसे एचपीवी और हेपेटाइटिस बी के खिलाफ टीकाकरण करवाना भी महत्वपूर्ण है। ये सरल, प्रोएक्टिव कदम आपके कैंसर के रिस्क को कम करने और आपके लॉन्ग टर्म स्वास्थ्य और वेलबींग का प्रभार लेने के पावरशाली तरीके हैं। आखिर में यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कैंसर का डायग्नोसिस मौत की सज़ा नहीं है। आज 24 जनवरी 2026 को हम अनप्रेसिडेंटेड मेडिकल एडवांसमेंट के युग में जी रहे हैं। कई प्रकार के कैंसर के लिए सर्वाइवल रेट में नाटकीय रूप से सुधार हुआ है और अधिक लोग इलाज के बाद लंबा पूरा जीवन जी रहे हैं। शोधकर्ता लगातार बेहतर डायग्नोस्टिक टूल्स, अधिक प्रभावी उपचार और नई रोकथाम रणनीतियां विकसित करने पर काम कर रहे हैं। आशा और होपवाद का पहले से कहीं अधिक कारण है। स्वस्थ जीवन, शुरुआती पहचान और वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करके हम कैंसर की चुनौती का सामना ताकत, साहस और एक उज्जवल, स्वस्थ भविष्य में विश्वास के साथ कर सकते हैं।